नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीड साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में बायोलॉजी अपना कंप्लीट हो चुका और अपन फिजिक्स को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें दो अपने टॉपिक हो चुके हैं। बल और दाब का जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही आपको पसंद आया होगा निश्चित तौर पे। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गति, विस्थापन, चाल, वेग। इससे संबंधित अपन प्रश्नों को करेंगे और भाग एक आज अपन करने वाले, जिसमें 18 प्रश्नों को करेंगे। साथियों, आपके राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों से तैयार किए गए प्रश्न निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिले, इस प्रकार से इस प्रश्नों को तैयार किया गया है। और चलिए शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए प्रश्नों को। और साथियों, अगर आप बायोलॉजी की पीडीएफ लेना चाहते हैं, 800 प्लस प्रश्न हैं उसमें, बायोलॉजी के टॉपिक वाइज प्रश्न हैं, किताबों से बिल्कुल एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबों से तैयार किए गए हैं। वो पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको लिंक मिलेगा इंस्टामोजो स्टोर का, आप वहां से इसको ले सकते हैं। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है, सीधी सड़क पर चलती साइकिल में गति किस प्रकार की होती है? सरल रेखीय गति होती है, आवर्त गति होती है, घूर्णन गति होती है, या 1 व 3 दोनों होती है? तो देखिए मित्रों, एक सीधी सड़क पर अगर साइकिल एक चल रही है तो उसकी गति जो वो किस प्रकार की होगी, यह आपका प्रश्न है। तो सीधी सड़क पर अगर साइकिल चल रही है तो जो गति है वो किस प्रकार की आपकी हो जाएगी? इसकी गति जो होगी वो आपकी, देखिए, सरल रेखीय गति भी होगी, सीधी भी चलेगी ये, साथ में ये जो टायर हैं ये भी क्या करेंगे? घूर्णन गति भी करेंगे। भाई, ये जो अक्स होती है, ये एक्सल जो होता है, इसकी चारों तरफ ये गति करेगा, घूर्णन गति भी करेगी ये साइकिल। तो निश्चित रूप से घूर्णन गति भी यहाँ पे रहेगी और आपकी सरल रेखीय गति भी होगी। भाई, घूर्णन गति क्या होती है? एक अक्स के चारों तरफ करने वाली, जो जैसे एक पंखा है आपका, सीलिंग जो फैन होता है वो लटका हुआ आपका, और ये जो पंखा है इसकी जो गति होती है साथियों, ये भी आपकी घूर्णन गति भी होती है। ठीक है, तो घूर्णन गति ये करता है। तो इसी प्रकार से जो ये टायर है साइकिल का, ये इस अक्सल के चारों तरफ जो घूर्णन गति करेगा। देखिए रेड कलर से ये जो अक्सल यहाँ होता है इसके चारों तरफ घूर्णन गति करेगा। तो निश्चित रूप से घूर्णन गति भी यहाँ रहेगी और निश्चित रूप से एक सरल पथ में आगे बढ़ेगी, तो सरल रेखीय गति भी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका इस प्रश्न का रहेगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे आप इस प्रश्न को। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से सही है? वर्ताकार गति तथा घूर्णन गति एक समान है। दूसरा, कंपन गति आवर्त गति का ही एक रूप है। तीसरा, सरल रेखा में होने वाली गति यादृच्छ गति कहलाती है, या 4 उपरोक्त सभी? तो देखिए, सही कथन आपको बताना है तो निश्चित रूप से वर्ताकार गति तथा घूर्णन गति एक समान है, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए, वर्ताकार गति में एक बिंदु के इर्द गिर्द गति होती है। भाई, एक बिंदु जो होता है, जैसे मान लीजिए आपका बिंदु जो है, अपन इसको एक बिंदु माने। देखिए, इस प्रकार से मान लीजिए एक वर्ताकार पथ है, इसमें ये इसका केंद्र बिंदु है ना। तो अब इस केंद्र बिंदु की तरफ मान लीजिए मैंने यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से एक डोरी के एक पत्थर बांध रखा और इस प्रकार से इस पथ पर वो उसको घुमा रहा है। तो ये जो गति होगी, एक बिंदु के चारों तरफ की जो गति होती है, एक बिंदु के चारों तरफ की गति, वो आपकी साथियों वर्ताकार गति कहलाती है। वही अगर घूर्णन गति की बात की जाए तो घूर्णन गति क्या होती है? एक अक्ष के चारों तरफ, जैसे पृथ्वी की, उसके अक्ष के चारों तरफ जो गति होती है वो कैसी है? घूर्णन गति है। जो कुम्हार का चाक जो होता है उसकी जो गति है वो आपकी घूर्णन गति है। ठीक है, तो ये आपकी घूर्णन गति का एग्जाम्पल रहेगा। जो लट्टू है उसमें वर्ताकार गति भी और घूर्णन गति भी होती है, क्योंकि वो एक बिंदु के चारों तरफ भी घूमेगा और एक अक्ष के चारों तरफ भी घूमता है। ठीक है, तो घूर्णन गति और वर्ताकार गति दोनों अलग अलग आपके होते हैं। वहीं बात करें कंपन गति की, कि कंपन गति जो है वो आवर्त गति का ही एक रूप है, तो बिल्कुल सही बात है। जो कंपन गति है वो आवर्त गति, भाई आवर्त गति उसी आवर्त गति का ही एक रूप होता है कंपन गति, तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका उत्तर रहेगा। बाकी सरल रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, और यादृच्छ गति आप सब लोगों को पता है, जो तितली की गति होती है, जो आड़ी टेढ़ी मतलब गति होती है, इधर उधर दौड़ करके, जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी की गति है। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो आपकी कौन सी गति रहेंगी? यादृच्छ गति रहेंगी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न देखिए, वर्ताकार गति का उदाहरण है ट्रेन की गति, कोल्हू के बैल की गति, सितार के तार की गति, या तितली की गति? तो देखिए, तितली की नहीं होगी, सितार के तार की नहीं होगी। सितार का तार कंपन करता है, जो तितली है वो यादृच्छ गति करती है। ट्रेन की गति सरल रेखीय गति होती है, लेकिन जो कोल्हू के बैल की जो गति है वो वर्ताकार गति के अंतर्गत माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गतियों में से कौन सी गति निश्चित समय अंतराल पश्चात नहीं दोहराई जाती है? पेड़ से फल का टूटना, हृदय की धड़कन,
पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, घड़ी के पेंडुलम की गति। तो निम्नलिखित गतियों में से कौन सी गति निश्चित समय अंतराल के पश्चात नहीं दोहराई जाती है, ये पूछा है। तो पेड़ से फल का टूटना ये बार बार थोड़ी होगा भाई, पेड़ जो है उससे आपका फल जो है वो टूट करके गिर गया नीचे। अब जब गिर गया तो वो ये थोड़ी कि ऊपर दोबारा जाएगा, दोबारा गिरेगा, ऊपर दोबारा गया, तीसरी बार गिरा, ऐसा नहीं होगा। एक बार टूट के गिर गया तो गिर गया, ठीक है, उसको आप खा लीजिए। तो ये गति बार बार थोड़ी होगी। तो ऑप्शन ए जो हो बिल्कुल सही है। बाकी सारी की सारी गतियां बार बार होती हैं। हृदय की धड़कन बार बार होगी निश्चित रूप से। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ये होता ही रहता है। घड़ी के पेंडुलम की गति भी जो वो एक प्रकार निश्चित अंतराल के पश्चात दोहराई जाती है। तो नहीं दोहराई जाएगी, वो पेड़ के फल का टूटकर गिरना है। ठीक है, अगला प्रश्न, एसआई प्रणाली में दूरी का मात्रक क्या है? बड़ा आसान सा प्रश्न है। एसआई प्रणाली में दूरी का मात्रक आपका किलोमीटर नहीं हो, सॉरी किलोग्राम नहीं होता, सेकंड नहीं होता, ग्राम नहीं होता, मीटर होगा। अगला आपका प्रश्न, कंपन गति का उदाहरण है झूले की गति, पहिए की गति, बस की गति या वीणा के तार की गति। तो देखिए कंपन गति का पूछा है, तो कंपन गति में वीणा के तार की गति, यहाँ पे कंपन गति का आपका एग्जाम्पल रहेगा सिंपली। अगला आपका प्रश्न, वर्तीय गति तथा घूर्णन गति के उदाहरण है लट्टू की गति, कुम्हार के चाक की गति, पंखे की गति या उपरोक्त सभी। तो देखिए साथियों, यहाँ पे पूछा क्या, आपको प्रश्न क्या पूछा है कि वर्तीय गति और घूर्णन गति दोनों के एग्जाम्पल है। तो लट्टू की गति मैंने आपको बताया, लट्टू की जो गति होती है उसमें घूर्णन गति भी होगी, वर्ताकार गति भी होगी। भाई एक वर्ताकार पथ पे वो गति हो रही है। वही कुम्हार का चाक जो वो भी एक वर्ताकार पथ पर गति करता है और एक अक्ष के ऊपर भी गति करता है। तो यहाँ पे भी वर्तीय गति घूर्णन गति दोनों है। पंखे की गति के लिए भी सेम है कि पंखे की ताड़ियाँ जो वो निश्चित रूप से किस पथ में गति करेंगी, एक प्रकार से वर्ताकार पथ में गति करती हैं, ठीक है, और एक अक्ष के चारों तरफ गति करती हैं। तो यहाँ पर भी दोनों प्रकार की गतियाँ रहेंगी। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन है दूरी एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, 3 विस्थापन एक अदिश राशि है और 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए असत्य कथन आपको पूछा है। तो देखिए विस्थापन एक अदिश राशि है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है, सही बात है। चाल एक अदिश राशि है, ये भी सही बात है, क्योंकि इन दोनों में, दूरी और चाल दोनों में दिशा का कोई भी रोल नहीं होता है। जहाँ दिशा का कोई भी रोल नहीं हो वो आपका क्या कहलाएगा साथियों, अदिश राशि कहलाएगा। लेकिन विस्थापन जो होता है उसमें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विस्थापन जो आपका होगा उसमें तो आपका दिशा का रोल पूरा पूरा होता है। अगर दिशा का रोल होता है तो ये आपकी सदिश राशि होगी। तो विस्थापन जो वो सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो वो इसका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, एक बस पूर्व दिशा में गतिमान है, यह 4 घंटे में 200 किलोमीटर चलती है, बस का वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए निश्चित रूप से आपका 200 में किसका भाग लगा देंगे, भाई वेग क्या होता है, आपका हो जाएगा दूरी बटा समय। तो दूरी है आपका 200 और बटा में समय कितना है, 4 घंटे है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है अपने को हर ऑप्शन में, ठीक है। तो देखेंगे भाग लगा देंगे तो 50 बार जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोग सही कर दोगे, जो कि सही नहीं है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही। क्यों, देखिए आपको पूछा क्या, वेग पूछा। अगर चाल पूछी जाती, अगर मैं कहूँ कि इस प्रश्न की चाल कितनी होगी, इस बस की चाल कितनी होगी मित्रों, तो चाल बताते, वो तो बताते अपन 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तब तो ऑप्शन 1 सही था। चाल अगर पूछता तब तो ऑप्शन 1 सही है। लेकिन अगर वेग पूछा जा रहा है तो वेग क्या है, एक सदिश राशि है, यानी कि इसके साथ दिशा का भी, अपने को दिशा को भी बताना पड़ेगा। तो वेग एक सदिश राशि है, इसलिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व में, ठीक है, पूर्व में आएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रहेगी, पूर्व में रहेगी, यही आपकी क्या वेलोसिटी, वेग रहेगा। वेग एक सदिश राशि, इसलिए इसके साथ में दिशा को बताना आवश्यक है। इसलिए ऑप्शन 4 इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अगर चाल पूछा जाता केवल तब ऑप्शन 1 सही होता। अगला आपका प्रश्न है कि 2 स्कूटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की, 80 किलोमीटर की दूरी समान समय में तय करते हैं, तब सत्य कथन होगा। दोनों की चाल बराबर है, दोनों का वेग बराबर है, दोनों का वेग बराबर हो भी सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन 4 है 1 व 3 दोनों। तो 2 स्कूटर जो हैं वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की 80 किलोमीटर की दूरी जो वो समान समय में तय कर रहे हैं, यानी टाइम उनको समय समान लग रहा है, दूरी भी समान है। तो उनके लिए सत्य क्या हो सकता है, एक बात तो ये कि दोनों की चाल बराबर हो सकती है। तो चाल बिल्कुल बराबर हो सकती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो, है ना भाई, चाल जो बराबर हो सकते हैं निश्चित रूप से। वेग बराबर हो, देखिए वेग क्या है, वेलोसिटी जो होती है वो एक दिशा में, मतलब आप किस स्पीड से जा रहे हो ना, दिशा भी साथ में उसमें होती है।
तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो, तो वेग का बराबर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दिशा भी आ जाती है साथ में, है ना। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन है, दोनों का वेग बराबर भी हो सकता है, बिल्कुल सेम दिशा में जाएं, एक ही रफ्तार से जा रहे हैं तो वेग बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यानी कि ऑप्शन 3 जो वो सही है इसके लिए। तो ऑप्शन 2 देखिए सटीक बोल दिया कि दोनों का वेग बराबर होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बराबर होगा, हो सकता है बराबर हो लेकिन जरूरी नहीं है। इसलिए ऑप्शन 3 और 1 दोनों ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 इस प्रश्न का उत्तर आपका रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, प्रति 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विस्थापन, चाल, त्वरण या गति? तो इसको बोलते हैं मित्रों त्वरण, इसको बोला जाता है। प्रति 1 सेकंड में वेग में जो परिवर्तन होता है dv/dt जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और d2v/dt² जो होता है वो आपका क्या होता है? त्वरण के लिए आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, dv/dt आपका त्वरण कहलाएगा, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यदि वस्तु का त्वरण a यानी कि a वस्तु का त्वरण माना गया है, एक समान है, तब a बराबर v-u/t, a बराबर यानी कि इसमें से जो समीकरण दिए हुए हैं आपको वो कौन सा सही होगा? ठीक है, तो अगर वस्तु का त्वरण आपका एक दिया हुआ हो तो आपका जो समीकरण रहेगा वो कौन सा सही होगा? a बराबर त्वरण बराबर होगा वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का अंतिम वेग v माइनस वस्तु का प्रारंभिक वेग u और बटा में समय t। ठीक है, ये आपका सही इक्वेशन इसके लिए रहेगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक इसका उत्तर आपका रहेगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ें। अगला आपका जो प्रश्न है वो है, गति के किस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या आपका इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसको अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व जो है वो परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। जड़त्व जो है वो हमेशा क्या करेगा? परिवर्तन का विरोध करता है, ये याद रखिएगा, परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व। ठीक है, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, जो कि आपकी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का वो हमेशा विरोध करेगा। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एक तेज गति से दौड़ती बस में एक व्यक्ति हीलियम गैस से भरे गुब्बारे की डोरी को पकड़कर खड़ा है। यदि बस में अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं तो गुब्बारे की गति होगी। अब देखिए मित्रों, आगे की तरफ होगी, पीछे की तरफ होगी, या किसी भी तरफ नहीं होगी, या ऊपर की तरफ होगी। तो देखिए साथियों, ये एक बस मान सकते हो आप लोग। इस बस में मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है, और ये मान लीजिए वो व्यक्ति खड़ा हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, और इस व्यक्ति के हाथ में हीलियम गैस का गुब्बारा है। ठीक है, किस गैस का गुब्बारा है? हीलियम गैस का गुब्बारा, जो कि एक डोरी से बंधा हुआ है। अब देखिए मित्रों, जब बस में बिल्कुल अचानक से क्या लगते हैं? ब्रेक लगते हैं, बिल्कुल अचानक से ब्रेक लगते हैं, तब ये जो व्यक्ति है ये आगे की तरफ गति करेगा। अब जब झटके से ये आदमी जो आगे की तरफ जब गति करेगा तो गुब्बारा किसकी तरफ पीछे? भाई बस में आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पे ये स्पर्श किए हुए है बस को। जब बस का ब्रेक लगेगा तो बस रुकेगी, उसके पैर जो वो रुकने की स्थिति में रहना चाहेंगे। भाई इसके पैर जो वो भी रुकने की स्थिति में रहना चाहेंगे, लेकिन इसका शरीर जो वो गतिमान है तो ये आगे की तरफ गति करेगा। अब देखिए साथियों, इसके हाथ में ये गुब्बारे की डोरी है। अब ये जब व्यक्ति आगे की तरफ गति करेगा तो ये जो डोरी है ये भी आगे की तरफ जाएगी, लेकिन ये जो गुब्बारा जो ऊपर लगा हुआ है, ये इस डोरी ये ऊपर एक जगह अटका हुआ है, तो ये यहीं रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि जड़त्व का नियम लगेगा, परिवर्तन का विरोध करेगा। तो ये डोरी तो आगे की तरफ चली जाएगी, लेकिन ये गुब्बारा पीछे की तरफ हो जाएगा, और इस प्रकार से स्थिति बन जाएगी। तो गुब्बारा जो वो पीछे की तरफ गति करेगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन 2 जो वो बिल्कुल सही उत्तर आपका यहाँ पे साथियों रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे इस चीज़ को आप। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन क्या है? 1, द्रव्यमान जितना अधिक होगा संवेग भी उतना ही अधिक होगा। 2, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। 3, वेग बढ़ने पर संवेग का मान बढ़ जाता है, या यह सभी? तो देखिए सारी की सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। आपका द्रव्यमान संवेग क्या होता है? P बराबर क्या होता है? mv होता है, यानी कि द्रव्यमान अगर बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपका संवेग बढ़ेगा। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, ये बात भी सही है। भाई जितनी ज़्यादा भारी वजनी चीज़ होगी उसको रोकने के लिए जड़त्व का जो नियम वगैरह है वो एक प्रकार से जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा उसके लिए।
और वेग बढ़ने पर संवेग का मान, भाई वेग बढ़ेगा तो संवेग का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों अनुक्रमानुपाती हैं। तो सारी बातें बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, गति के द्वितीय नियम के लिए असत्य है, संवेग एक अदिश राशि है, या P बराबर mv, या 3 है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिसमें बल लगाया जाता है, या 4 इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर रहेगा वो रहेगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 2 भी ठीक है गति के द्वितीय नियम के अनुसार, लेकिन पहला ऑप्शन गलत है कि संवेग एक अदिश राशि है। संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, भाई वेग आ गया इसमें। देखिए P बराबर क्या होता है आपका mv होता है, आपका जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, और v जो होता है एक प्रकार से आप अपन जानते हैं कि वेग जो होगा वो क्या होता है आपका, भाई द्रव्यमान में निश्चित रूप से आपकी दिशा नहीं होगी, तो ये तो अदिश मान सकते हैं अपन। लेकिन v जो होता है आपका, वेग जो होता है वो आपका क्या सदिश राशि होती है। तो इसमें अगर सदिश राशि है तो सदिश राशि से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी सदिश राशि होगी। तो आपका संवेग जो है वो आपका अदिश राशि नहीं होता, वो आपका क्या होता है, सदिश राशि होती है संवेग। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका गलत कथन है। असत्य कथन पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो वो इसका उत्तर हो जाएगा। असत्य पूछा है तो ऑप्शन 1 इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये संवेग एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न, यदि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तब कौन सा सही है। टक्कर के बाद का संवेग टक्कर के पहले के संवेग से ज़्यादा होता है, 2। टक्कर के बाद का संवेग टक्कर के पहले के संवेग से कम होता है, 3। टक्कर के बाद का संवेग टक्कर के पहले के संवेग के बराबर होता है। तो अगर बाह्य बल कोई कार्य ही नहीं कर रहा हो तो इसका मतलब क्या, टक्कर के बाद का जो संवेग होगा वो टक्कर के पहले के संवेग के बराबर होगा, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम यहाँ लागू होता है। क्योंकि अगर कोई बाह्य बल कार्य ही नहीं करेगा तो निश्चित रूप से जो है वो संवेग आपका क्या संतुलित, एक प्रकार से संवेग जो संरक्षण नियम का पालन करेगा, और उसके तहत क्या होगा, टक्कर के बाद जो संवेग उत्पन्न होगा वो टक्कर के पहले के समय के बराबर नहीं, संवेग आएगा संवेग के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो वो इसका सही उत्तर साथियों रहेगा। चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट अपना प्रश्न है कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम के लिए सही नहीं है। सबसे पहले बताना चाहूँ कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो एक है प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो ये देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई गलत है ही नहीं, प्रत्येक क्रिया की एक प्रकार से प्रतिक्रिया होती है। अगला, क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही साथ कार्य करती हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, जैसे क्रिया होगी वैसे प्रतिक्रिया भी हो जाएगी, तो एक ही साथ कार्य करेंगी। तीसरा, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, ठीक है। और अगला है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत एवं बराबर होते हैं। तो देखिए क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, सही नहीं है ये आपको पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वही आपका सही होगा। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करते मित्रों, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका रहेगा, ठीक है। हाँ जी साथियों, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया जो है वो विभिन्न वस्तुओं पे भिन्न वस्तुओं पे यानी अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करता है, ठीक है। तो मित्रों ये थे आपके 18 प्रश्न आज के इस वीडियो के। 18 प्रश्न आपको कैसे लगे, 18 में से आपके कितने सही हुए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे साथियों इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट अपन और करेंगे गति का ही, तो उसको भी ज़रूर से ज़रूर देखें। 18-19 प्रश्न उसमें भी अपन रखेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न, न्यूमेरिकल्स भी अगले वीडियो में आपके लिए आएंगे। तो साथियों मिलेंगे अपन अगले वीडियो में गति के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आपको मैटर पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। और PDF अगर आप बायोलॉजी के 800 प्रश्नों की लेना चाहो तो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।